राजस्थान में सीएम के सामने कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए और ये नजारा अशोक गहलोत देखते रह गए। कांग्रेस के लिए इससे बड़ा झटका और क्या होगा जब अशोक गहलोत के होते हुए कांग्रेस से निकलकर बड़ी संख्या में युवाओं का एक दल बीजेपी में शामिल हो गया। बीजेपी के राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत सांसद निर्वाचित होने के बाद पहली बार फलौदी पहुंचे, जहां पार्टी मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं ने उनका माल्यार्पण और साफा पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस के युवा नेता महेंद्र व्यास अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। नवनिर्वाचित सांसद राजेंद्र गहलोत ने महेंद्र व्यास का दुपट्टा पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। व्यास के बीजेपी में शामिल होने को पार्टी की मजबूती के रूप में देखा जा रहा है। गौरतलब है कि एक माह पहले महेंद्र व्यास के बेटे शिवम व्यास भी अपनी टीम के साथ बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जिन्हें पार्टी ने युवा मोर्चा के अध्यक्ष पद का कार्यभार सौंपा है। इस घटना के बाद कांग्रेस में अशोक गहलोत की किरकिरी शुरू हो गई। गहलोत विरोधी नेता इस बात से बेहद खुश हैं कि आखिर उन्हें एक बड़ा झटका तो लगा। इससे पहले गहलोत को बीजेपी की तरफ से एक बड़ा झटका तब लगा था जब उनका बेटा वैभव गहलोत लोकसभा चुनावों में बुरी तरह से हार गया था। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बाद अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधा। अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए आयोजित वर्चुअल रैली में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने वादा किया था कि 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा, लेकिन 10 महीने तक किसानों ने इंतजार किया, उनके खातों में पैसा नहीं पहुंचा। सिंधिया से पहले राहुल गांधी को इस मुद्दे पर कांग्रेस के दूसरे नेता भी घेर चुके हैं। कांग्रेस छोड़ने के बाद से सिंधिया ने राहुल गांधी के खिलाफ कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब उन्होंने किसान कर्ज माफी के सवाल पर राहुल गांधी को निशाने पर लिया। तो ये माना जा रहा है कि सिंधिया राहुल गांधी को घेरने का कोई मौका जाने नहीं देंगे। सिंधिया ने कमलनाथ सरकार पर भी तल्ख टिप्पणी की और कहा कि सरकार की कुर्सी पर कोई बैठता था और चाबी किसी दूसरे के हाथ में होती थी। बीजेपी की इस वर्चुअल रैली में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, स्थानीय सांसद केपी सिंह यादव, पूर्व विधायक जसपाल सिंह जस्सी ने भी संबोधित किया। सिंधिया ने कहा कि 15 महीने की कमलनाथ सरकार अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार की सरकार थी। कमलनाथ सरकार ने वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। वहां सांसद विधायक नहीं जा पाते थे और सौदागरों, ठेकेदारों की पहुंच अंदर तक थी। सिंधिया ने कहा कि आने वाला चुनाव बीजेपी कांग्रेस का चुनाव नहीं है, बल्कि ये प्रदेश की आन बान और शान और उनके भविष्य को बचाने का चुनाव है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने कहा कि ये चुनाव किसी दल का चुनाव न होकर कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान, सम्मान और मध्य प्रदेश के विकास का चुनाव है। इसमें एक तरफ वे दल हैं जिसने 15 महीने में मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश को बचाने और विकास की ओर अग्रसर करने वाले लोग हैं। कमलनाथ सरकार ने झूठ और प्रपंच कर जनता को भ्रमित किया। प्रदेश में शिवराज सरकार ने 100 दिन में गांव, गरीब, किसान और कोरोना संकट से जूझ रहे लोगों को संबल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कांग्रेसी राज में 1 रुपया गरीबों तक पहुंचते पहुंचते घिसकर 15 पैसे हो जाता था। बाकी के 85 पैसे कांग्रेसी आपस में मिल बांटकर खा जाते थे। कांग्रेस गरीबी हटाओ का नारा देकर सरकारें बनाती रही है, लेकिन आज भी देश के लोग गरीबी से लड़ रहे हैं। कांग्रेस की सरकारों की नाकामी के पीछे वो कांग्रेसी संस्कृति है जिसमें भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और सब चलता है वाली लूट की समझ। सवाल ये है कि आखिर वे कौन से तरीके थे जिसके सहारे कांग्रेसी सरकारें देश के खजाने में दशकों तक सेंध लगाती रहीं। वैसे तो हर कोई अपने हिसाब से तरीके और तरकीबें लगाता था, लेकिन 5 ऐसे तरीके थे जिसके सहारे जमकर लूट मचाई गई। कांग्रेसी लूट तंत्र का सबसे पहला और बड़ा तरीका था ट्रस्ट और फाउंडेशन के जरिए माल कमाने का। हाल ही में राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर एक और खुलासा हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए 21 जून 1991 को सोनिया गांधी ने इसकी शुरुआत की थी। सोनिया गांधी राजीव गांधी फाउंडेशन की चेयरपर्सन हैं। इस फाउंडेशन में सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी, बेटी प्रियंका वाड्रा, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अलावा पी चिदम्बरम ट्रस्टी हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का गलत इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा दान किया गया। कई सरकारी उपक्रमों ने भी राजीव गांधी फाउंडेशन में दान किया था। इनमें गृह मंत्रालय समेत 7 मंत्रालय और 11 बड़े सार्वजनिक उपक्रम भी शामिल थे। ये सब दान तब किए गए जब देश में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए की सरकार थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इस समय यूपीए की चेयरपर्सन थीं।
राजीव गांधी फाउंडेशन को भारत स्थित चीनी दूतावास, चीनी सरकार, जाकिर नाइक के साथ साथ करोड़ों रुपए के घोटाले में फरार मेहुल चोकसी ने भी दान दिया था। दूसरा और सबसे कारगर तरीका सब्सिडी लूट का था। देश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को भोजन, मकान, रोजगार इत्यादि के उपलब्ध कराए जाने की जिम्मेदारी सरकार की थी। सरकार अपने इस संवैधानिक कर्तव्य को पूरा करने के लिए आम बजट से लाखों करोड़ रुपए विभिन्न मंत्रालयों को आवंटित करती है, लेकिन कांग्रेसी सरकारों के दौरान गरीबों के लिए विभिन्न मंत्रालयों को दिए गए लाखों करोड़ रुपए किसे दिए गए और कैसे दिए गए, इसका कोई प्रामाणिक आधार नहीं होता था। सरकारी अधिकारी या किसी कांग्रेसी नेता के प्रमाण को आधार मानकर ये लाखों करोड़ रुपए बांट दिए जाते थे। इसका सबसे ताजा उदाहरण है 2008 में कांग्रेस की मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा किसानों के 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करना। इनमें 40% ऋण ऐसे किसानों का माफ किया गया जो किसान थे ही नहीं, जिन्होंने खेती के अलावा मोटरसाइकिल, घर के मकान इत्यादि के लिए ऋण ले रखा था। दशकों तक ऐसे ही कांग्रेस की सरकारों ने गरीबों के नाम पर सब्सिडी या ऋण के धन को लुटाया और गरीबी हटाओ के नारे से देश की जनता को बेवकूफ बनाया। रक्षा सौदों में दलाली कांग्रेस के जमाने में खूब हुए। कांग्रेस की सरकारों के दौरान देश को सुरक्षित रखने के लिए जितने भी रक्षा सौदे हुए, उनमें कंपनी से शस्त्रों को खरीदने के लिए जमकर दलाली खाई जाती थी। बोफोर्स एक ऐसा घोटाला था जो राजनीतिक दलों के विरोध के कारण जनता के सामने आया। ये ऐसा घोटाला था जिसमें कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। इससे पहले जितने भी रक्षा सौदे होते रहे थे, उनकी दलाली के बारे में जनता को पता ही नहीं चलता था। बोफोर्स के बाद स्कॉर्पियन पनडुब्बी का घोटाला भी जनता के सामने आया। कांग्रेस की सरकारों ने देश की भू संपदा को सार्वजनिक उपयोग के नाम पर अपने इकोसिस्टम में लोगों को अनाप शनाप तरीके से बांटा। इस नीलामी में पहले आओ पहले पाओ के नियम बनाए गए और सूचनाओं को उन्हीं लोगों को दिया जाता था जो कांग्रेस के इकोसिस्टम के चहेते थे। 2G घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, कोयला घोटाला, जमीन आवंटन का घोटाला इत्यादि ऐसे घोटाले थे जो राजनीतिक दलों के मुखर होने के कारण जनता के सामने आ सके। कांग्रेस इन भू संपदाओं की नीलामी की एवज में पार्टी फंड चंदा लिया करती थी। रक्षा दलाली, गरीबों की सब्सिडी के पैसे, भू संपदाओं की नीलामी में कमीशन से मिले पैसे को ठिकाने लगाने के लिए कांग्रेस के नेताओं और इन सब के इकोसिस्टम ने फर्जी कंपनीज का एक जाल बुन रखा था। इन फर्जी कंपनीज का देश को पता भी नहीं चलता यदि देश में प्रधानमंत्री मोदी ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी न की होती। इस नोटबंदी के कारण देश में करीब 3 लाख फर्जी कंपनीज का पता चला। ये फर्जी कंपनियां सिर्फ कागजों पर थीं, जिनका उपयोग देश में भ्रष्टाचार से पैदा किए गए काले धन को विदेशों में पहुंचाने के लिए किया जाता था, जिसे हवाला व्यापार कहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इन सभी कंपनीज को बंद करके इनके निदेशकों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। ये कांग्रेस के वे तरीके थे जिसने उसे अपने दशकों की सरकारों के दौरान बनाए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र की सियासत में कब क्या हो जाए इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है। एनसीपी ने दोस्त बनकर शिवसेना को दगा दिया तो पलटकर शिवसेना ने अपने दुश्मन बीजेपी को गले लगा लिया। सियासी दोस्ती और दुश्मनी की ये दास्तां शुरू होती है पारनेर नगर पंचायत से, जहां अजीत पवार ने शिवसेना के 5 पार्षदों को तोड़कर एनसीपी में ज्वाइन करा दिया। इस बात का बदला तो उद्धव ठाकरे को लेना ही था और उसने लगे हाथ शरद पवार को गच्चा देकर कल्याण पंचायत समिति के चुनाव में बीजेपी से हाथ मिला लिया। पिछले साल नवंबर में जब शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की गठबंधन सरकार बनी, तब ये कहा गया कि तीनों पार्टियां भविष्य के सभी चुनाव साथ मिलकर लड़ सकती हैं, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। पारनेर नगर पंचायत के 5 शिवसेना पार्षद इस बिनाह पर एनसीपी में शामिल हो गए कि वे पार्टी के स्थानीय नेतृत्व से खुश नहीं थे। एनसीपी में उनका स्वागत करने वालों में खुद पार्टी के प्रमुख नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार थे। शिवसेना के लिए ये एक झटका माना जा रहा है, क्योंकि पारनेर नगर पंचायत शिवसेना का गढ़ मानी जाती रही है। वहीं अपने पार्षदों के इस तरह से दल बदल की वजह से शिवसेना खासी नाराज है। शिवसेना की ये नाराजगी मुंबई से सटे कल्याण में पता चलती है, जहां की नगर पंचायत में शिवसेना ने बीजेपी से हाथ मिला लिया। नगर पंचायत के प्रमुख और उप प्रमुख पद के लिए एनसीपी ने अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया था, लेकिन बीजेपी के समर्थन से शिवसेना ने इन दोनों पदों का चुनाव जीत लिया। ये दोनों ही मामले उस कड़वाहट की कड़ी हैं जो कि महाराष्ट्र सरकार के घटक दलों के बीच बीते चंद महीनों से देखी जा रही हैं। पहले कांग्रेस ने शिकायत की थी, उसे सरकार में होते हुए भी अहमियत नहीं दी जा रही।
जिस पर शिवसेना ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कांग्रेस की तुलना पुरानी खटिया से कर डाली, जो बेवजह आवाज करती रहती है। उद्धव ठाकरे ने बाद में कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात कर मामले को शांत किया। सरकार अभी इस विवाद से उभर भी न पाई थी कि मुंबई में डीसीपी रैंक के अफसरों के तबादले को लेकर बवाल मच गया। मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने शहर के 10 डीसीपी का तबादला कर दिया तो शिवसेना इससे खफा हो गई। शिवसेना का कहना था कि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले उसे बताया जाना चाहिए था। 2 दिन बाद ही गृह मंत्री अनिल देशमुख ने तबादलों को वापस लेने का ऐलान किया। बता दें कि अनिल देशमुख एनसीपी से हैं। दोनों पार्टियों के बीच चल रहे इस विवाद को लेकर उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच 2 बार बैठकें भी हो चुकी हैं। बीजेपी इस घटनाक्रम पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। पार्टी का मानना है कि ठाकरे सरकार अपने अंतर विरोधों के चलते ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी। महाराष्ट्र में अगला बड़ा चुनाव साल 2022 में मुंबई महानगर पालिका का है। ये देखना दिलचस्प होगा कि तब तक तीनों पार्टियों की ये सरकार टिकती है या नहीं, और क्या तीनों पार्टियां गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।